केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। चीन और रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उस प्रस्ताव को वीटो कर दिया जिसमें दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने और जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई थी। इस प्रस्ताव के पक्ष में 11 देश थे, लेकिन चीन और रूस के विरोध के कारण ये पास नहीं हो सका। ये प्रस्ताव इसलिए लाया गया था क्योंकि ईरान द्वारा हॉर्मुज मार्ग को बाधित करने से वैश्विक तेल सप्लाई और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर बड़ा असर पड़ रहा है। हालांकि चीन और रूस का मानना है कि इस तरह के प्रस्ताव से क्षेत्र में सैन्य टकराव और बढ़ सकता है, इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया। इसी बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि तय समय तक हॉर्मुज को नहीं खोला गया तो आज रात पूरी सभ्यता खत्म हो सकती है। इस बयान ने वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ा दी है और कई नेताओं व विशेषज्ञों ने इसे खतरनाक और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया है। पाकिस्तान इस समय गंभीर तेल यानी ईंधन संकट से जूझ रहा है, जिसके चलते सरकार ने देश भर में सख्त पाबंदियां लागू कर दी हैं। बढ़ती वैश्विक तेल कीमतों और मध्य पूर्व में चल रहे तनाव के कारण ईंधन आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे हालात बिगड़ गए हैं। स्थिति को संभालने के लिए सरकार ने आदेश दिया है कि बाजार, मॉल और दुकानों को शाम 8 बजे तक बंद करना होगा, जबकि रेस्टोरेंट, ढाबे, बेकरी और शादी समारोहों को रात 10 बजे तक ही समाप्त करना होगा। यहाँ तक कि घरों में होने वाले विवाह कार्यक्रमों पर भी यही समय सीमा लागू की गई है। यह कदम ऊर्जा बचाने और ईंधन खपत कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है, क्योंकि पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं और आर्थिक दबाव भी बढ़ रहा है। सरकार ने इसके अलावा खर्च में कटौती और अन्य सख्ती वाले उपाय भी लागू किए हैं ताकि संकट को नियंत्रित किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट में सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार और न्यायपालिका के बीच अलग अलग दृष्टिकोण सामने आए हैं। सरकार की ओर से कहा गया कि 2018 में महिलाओं को प्रवेश देने वाला फैसला गलत था और धार्मिक परंपराओं में अदालत को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वहीं सुनवाई के दौरान जस्टिस बीवी नागरत्ना ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी महिला को मासिक धर्म के आधार पर कुछ दिनों के लिए अछूत मानना उचित नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर महिला को 3 दिन अछूत माना जाता है तो चौथे दिन ऐसा क्यों नहीं। ये तर्कसंगत नहीं है और इसे परंपरा नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि जैविक प्रक्रिया के आधार पर महिलाओं को धार्मिक अधिकारों से वंचित करना समानता के सिद्धांत के खिलाफ हो सकता है। ये पूरा मामला अब 9 जजों की संविधान पीठ के सामने है, जो धार्मिक स्वतंत्रता और लैंगिक समानता के बीच संतुलन पर फैसला करेगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कई बड़े वादे किए हैं। पार्टी ने कहा है कि अगर उसकी सरकार बनती है तो हर परिवार को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा या इलाज दिया जाएगा, ताकि लोगों पर इलाज का आर्थिक बोझ कम हो सके। घोषणा पत्र में महिलाओं पर खास फोकस रखते हुए उन्हें हर महीने 2000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का वादा किया गया है। इसके अलावा किसानों को सालाना 15,000 रुपये की मदद, 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, युवाओं के लिए रोजगार और सभी खाली सरकारी पदों को भरने जैसी घोषणाएं भी शामिल हैं। कांग्रेस ने शिक्षा और विकास पर भी जोर देते हुए लड़कियों के लिए स्नातकोत्तर तक मुफ्त शिक्षा, हर जिले में एआई और स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलने तथा कानून व्यवस्था सुधारने का भरोसा दिया है। पार्टी खुद को राज्य में टीएमसी और बीजेपी के मुकाबले एक तीसरा विकल्प बताकर चुनाव मैदान में उतरी है। वहीं असम, केरल और पुदुचेरी में चुनाव प्रचार का चरण समाप्त हो चुका है, जिसके बाद अब बंगाल की राजनीति में घोषणा पत्र के जरिए मतदाताओं को लुभाने की कोशिश तेज हो गई है। भारत ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए 500 मेगावाट क्षमता वाले प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी पीएफबीआर को अंतिम चरण तक पहुंचा दिया है। ये उन्नत रिएक्टर कलपक्कम परमाणु परिसर में स्थापित है और इसकी खासियत ये है कि ये थोरियम जैसे तत्व को उपयोगी परमाणु ईंधन में बदल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ी सफलता बताया है। ये रिएक्टर सामान्य परमाणु रिएक्टरों से अलग है, क्योंकि ये इस्तेमाल किए गए ईंधन से ज्यादा नया ईंधन तैयार करने की क्षमता रखता है, जिससे भविष्य में भारत को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा का मजबूत स्रोत मिल सकता है। खास बात यह भी है कि इस तरह की उन्नत तकनीक अभी दुनिया में बहुत कम देशों, विशेष रूप से रूस के पास ही उपलब्ध है, जिससे भारत की वैश्विक स्थिति और मजबूत हुई है। एयर इंडिया के सीईओ कैंपबेल विल्सन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब कंपनी पर पिछले साल हुए अहमदाबाद प्लेन क्रैश और लगातार बढ़ते आर्थिक दबाव को लेकर भारी दबाव बना हुआ था।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2025 में अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे के बाद एयरलाइन की सुरक्षा और संचालन को लेकर जांच तेज हो गई थी। इसी के चलते सीईओ पर जवाबदेही और दबाव बढ़ा, जिसने उनके इस्तीफे में बड़ी भूमिका निभाई। कंपनी ने बताया है कि कैंपबेल विल्सन तुरंत पद नहीं छोड़ेंगे, बल्कि नए सीईओ की नियुक्ति तक अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। एयर इंडिया बोर्ड ने उनके उत्तराधिकारी की तलाश के लिए एक समिति भी बना दी है। हालांकि उनका कार्यकाल 2027 तक था, लेकिन उन्होंने पहले ही संकेत दे दिए थे कि वे 2026 में पद छोड़ सकते हैं। उनके कार्यकाल में एयर इंडिया ने आधुनिकीकरण, नए विमान ऑर्डर और सेवा सुधार जैसे कई कदम उठाए, लेकिन कंपनी अभी भी घाटे और ऑपरेशनल चुनौतियों से जूझ रही है। मुंबई में हुए एक अवार्ड शो के दौरान अभिनेता राजपाल यादव के साथ एक मजाक को लेकर विवाद खड़ा हो गया। मंच पर होस्ट ने उनके पुराने चेक बाउंस या कर्ज से जुड़े मामले पर टिप्पणी कर दी, जिससे माहौल असहज हो गया। हालांकि वहां मौजूद कुछ लोग हंसे, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे एक सीनियर कलाकार का अपमान बताया गया। इस पूरे मामले में सुपरस्टार सलमान खान उनके समर्थन में सामने आए। उन्होंने कहा कि राजपाल लंबे समय से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, बेहद टैलेंटेड हैं और उन्हें आगे भी लगातार काम मिलता रहेगा। उन्होंने ये भी सलाह दी कि ऐसी बातों को दिल पर नहीं लेना चाहिए। वहीं खुद राजपाल यादव ने इस विवाद को ज्यादा तूल न देने की अपील की। उन्होंने कहा कि उस समय वहां तालियां भी बजी थीं, इसलिए इसे गलत तरीके से न लिया जाए और किसी की निंदा न की जाए। तमिल टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी एक दुखद खबर सामने आई है। एक्ट्रेस सुभाषिनी सुब्रमण्यम का शव चेन्नई के उनके किराए के फ्लैट में मिला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वे 36 साल की थीं और हाल ही में शूटिंग के सिलसिले में वहां रह रही थी। जानकारी के अनुसार मौत से पहले उनकी अपने पति से वीडियो कॉल पर कहासुनी हुई थी। दोनों की शादी करीब 2 साल पहले हुई थी, लेकिन कुछ समय से रिश्ते में तनाव चल रहा था। इसी दौरान विवाद बढ़ने के बाद ये दुखद घटना हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच जारी है। इस घटना से तमिल टीवी इंडस्ट्री और फैंस में शोक की लहर है। डायरेक्टर नितेश तिवारी की आने वाली फिल्म रामायण में इस बार रावण को सिर्फ एक खलनायक के रूप में नहीं, बल्कि एक विद्वान और शक्तिशाली योद्धा के रूप में दिखाया जाएगा। फिल्म में यश रावण का किरदार निभा रहे हैं और उनके इस रोल को काफी अलग और गहराई से पेश किया जा रहा है। डायरेक्टर के मुताबिक रावण का चरित्र बहुआयामी होगा। वे एक महान शिव भक्त, विद्वान और सक्षम शासक था, लेकिन उसका अहंकार और क्रोध ही उसके पतन का कारण बना। इस फिल्म में इन सभी पहलुओं को संतुलित तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही है, ताकि दर्शकों को रावण का एक नया और मानवीय रूप देखने को मिले। फिल्म की स्टार कास्ट भी काफी बड़ी है, जिसमें रणबीर कपूर भगवान राम के रोल में नजर आएंगे। ये फिल्म 2 भागों में रिलीज होगी, जिसमें पहला पार्ट दिवाली 2026 के मौके पर सिनेमाघरों में आएगा। रैपर बादशाह ने अपने विवादित गाने टट्टी को लेकर उठे विवाद के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग NCW के सामने पेश होकर लिखित माफी मांगी है। ये गाना मार्च 2026 में रिलीज हुआ था, जिसके बोल और वीडियो में महिलाओं, खासकर छात्राओं को गलत तरीके से दिखाने के आरोप लगे थे, जिसके चलते भारी विरोध हुआ और कई जगह FIR भी दर्ज हुई। NCW के समन पर पेश होते हुए बादशाह ने भरोसा दिलाया कि वे भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने महिलाओं के सम्मान को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए 50 जरूरतमंद बच्चियों की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का ऐलान किया। बांग्लादेश क्रिकेट में बड़ा प्रशासनिक बदलाव हुआ है, जहां अमीनुल इस्लाम बुलबुल को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। देश की नेशनल स्पोर्ट्स काउंसिल ने पूरा बोर्ड भंग कर दिया और पूर्व कप्तान तमीम इकबाल को नई 11 सदस्यीय एडहॉक कमेटी का प्रमुख बनाया गया। ये कमेटी अगले 90 दिनों तक बोर्ड के कामकाज को संभालेगी और इसी अवधि के भीतर नए चुनाव कराए जाएंगे। बताया जा रहा है कि ये फैसला हालिया विवादों और बोर्ड के अंदरूनी मुद्दों के चलते लिया गया था, जिनमें T20 वर्ल्ड कप से जुड़े घटनाक्रम और चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोप शामिल हैं। नए सेटअप के जरिए बांग्लादेश क्रिकेट में पारदर्शिता लाने और प्रशासन को फिर से व्यवस्थित करने की कोशिश की जा रही है। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया मुकाबला बारिश के कारण बेनतीजा रहा, जिससे ये सीजन का पहला नो रिजल्ट मैच बन गया। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले जा रहे इस मैच में केवल 3.4 ओवर यानी 22 गेंदें ही डाली गई थी, जिसमें KKR का स्कोर 25/2 था। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। लंबे इंतजार के बाद भी मैदान खेलने लायक नहीं हो पाया और अंपायरों ने मैच रद्द घोषित कर दिया। मैच रद्द होने के कारण दोनों टीमों को एक एक अंक मिला, जिससे पंजाब किंग्स को फायदा हुआ और टीम पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर पहुंच गई, जबकि कोलकाता को इस सीजन का पहला अंक मिला। और अंत में मौसम।
मौसम मिला जुला रहने की संभावना है। उत्तर भारत में हल्की गर्मी के साथ कुछ जगहों पर बादल छाए रहेंगे और आंधी या हल्की बारिश हो सकती है, जबकि पूर्वी राज्यों में गरज चमक के साथ बारिश के आसार ज्यादा हैं। पश्चिम भारत में खासकर राजस्थान में गर्मी तेज रहेगी, वहीं गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बादल और हल्की बारिश संभव है। दक्षिण भारत में प्री मानसून गतिविधियों के चलते कई इलाकों में बारिश हो सकती है, जबकि पहाड़ी राज्यों में मौसम बदलता रहेगा और कुछ जगहों पर बारिश देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर देश भर में कहीं गर्मी, कहीं बारिश और कहीं बादलों का असर देखने को मिलेगा। इसी के साथ केवीपी न्यूज से आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।